आर्म्स ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम ड्राइंग के थर्ड चैप्टर राजस्थानी लघु चित्र शैलियों के बारे में अध्ययन करेंगे। उसमें भी एक पैरा है जो बूंदी शैली है, उसके बारे में। प्राकृतिक सौंदर्य और सुषमा से अविष्टित हाड़ा राजपूतों के राज्य बूंदी में चित्र शैली बूंदी शैली के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ की सघन वन संपदा, प्राकृतिक वैभव, पहाड़, सरोवर आदि सभी बूंदी के कलात्मक जीवन को प्रभावित करने वाले हैं। 14वीं सदी के मध्य राव देवा द्वारा स्थापित बूंदी का कलात्मक इतिहास 16वीं सदी में राव सुरजन से ही माना जाता है। राव सुरजन द्वारा मेवाड़ से संबंध विच्छेद करने व अकबर को रणथंभौर का किला सौंपकर मुगल आधिपत्य की स्वीकारोक्ति बूंदी के इतिहास का महत्वपूर्ण घटनाक्रम रहा। इसके पश्चात मुगलों के साथ बूंदी रियासत के संबंध आने वाले लंबे समय तक मधुर एवं सुदृढ़ रहे। बूंदी शैली के उद्भव के बारे में कोई निश्चित प्रमाण तो प्राप्त नहीं हुए, किंतु 16वीं सदी के मध्य में मेवाड़ से संबंध विच्छेद के उपरांत मुगलिया प्रभाव और वहां के क्षेत्रीय प्राकृतिक परिवेश से परिपूर्ण बूंदी शैली ने राज्याश्रय के द्वारा अपने वैभव को प्राप्त किया। बूंदी के राव रतन सिंह व उसके पुत्र राव छत्रसाल और पौत्र भाव सिंह के द्वारा कलाकारों को राज्याश्रय के फलस्वरूप बूंदी शैली ने अपना एक निश्चित स्वरूप ग्रहण किया। राव रतन सिंह के समय के चित्रों में भारत कला भवन बनारस में संग्रहित राग दीपक का चित्र एवं नगर निगम संग्रहालय इलाहाबाद में संग्रहित रागिनी भैरवी का चित्र बूंदी शैली के प्रारंभिक कला इतिहास के साक्ष्य हैं। इसके पश्चात राव भाव सिंह को राज्याश्रय में मतीराम द्वारा ललिन ललाय एवं रसराज की रचना ने कला प्रेमियों को प्रभावित किया। कालांतर में बूंदी शैली पर दक्कनी शैली के लक्षण दृष्टिगोचर होने लगे। 18वीं सदी के पूर्वार्ध में बूंदी शैली का विकास अधिकतर हुआ। इससे पूर्व के चित्रों पर मेवाड़ शैली का प्रभाव झलकता है, लेकिन इसके पश्चात मुगल प्रभाव और मध्यकालीन रीति काव्य से प्रभावित बूंदी शैली के चित्र तकनीकी एवं विषय वैश्विक की दृष्टि से उत्कृष्ट बन पड़े हैं। रंगों की चटकता एवं बहुता, आकृतियों का शारीरिक गठन और प्राकृतिक वैभव ने बूंदी को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। इस समय के चित्रों में रसराज पर आधारित नायक नायिका भेद, रागमाला, बारहमासा, षड ऋतु वर्णन और कृष्ण लीलाओं का चित्रण बूंदी में अत्यधिक हुआ। उनके साक्ष्य हैं जो इस समय की समृद्ध कला परंपरा को प्रस्तुत करते हैं, जो जैसा कि चित्र संख्या 5 में दर्शाया गया है। राव उम्मेद सिंह के समय बूंदी शैली के चित्रों की पृष्ठभूमि में भवनों का अंकन, प्राकृतिक विविधता, पशु पक्षियों तथा सतरंगे बादलों, जलाशयों तथा सघन वन संपदा का चित्रण बाहुल्य है। उत्तरकालीन बूंदी शैली के चित्रों में रात्रिकालीन दृश्यों तथा हरे रंगों और नायक नायिका भेद विषयक चित्रों में नारी सौंदर्य की तीव्रता तुलिका संचालन की परिलक्षित करती है। बूंदी शैली मुगलिया प्रभाव के उपरांत अपनी अलग पहचान में सफल रही। 19वीं सदी में अंग्रेजी शासन के दौरान कंपनी शैली का प्रभाव का बूंदी शैली पर देखने को मिलता है। इसमें भी जैसे हम बात कर रहे हैं बूंदी शैली के बारे में, इस शैली की एक मुख्य विशेषता उभर कर ये सामने आ रही है कि इस पे मुगलिया शैली का प्रभाव रहा, यानी मुगलों से इनका संबंध था, उसकी वजह से इस शैली पर इसका प्रभाव रहा। दूसरा, दक्कनी शैली, जैसा कि हमने बीकानेर की शैली में पढ़ा या अन्य शैलियों में पढ़ा, दक्कन की कहने का मतलब हल्के रंगों का प्रयोग, चटक रंगों के प्रयोग के बजाय इनके ऊपर दक्कनी शैली का प्रभाव था। इनके चित्र वो चटकता लिए हुए के बजाय हल्के रंगों के प्रयोग के साथ में थे। जैसे पशु पक्षियों के चित्र हैं या पेड़ पौधों के पर्यावरण से संबंधित चित्र हैं या नारी सौंदर्य के बारे में बताया गया है। अब इसमें सबसे बड़ी एक मुख्य विशेषता यह है कि
जितनी भी हमने शैलियों के बारे में, चित्र शैलियों के बारे में अध्ययन किया है, उसमें एक तो बार बार नाम आ रहा है बारहमासा, है ना, ये नाम आ रहा है। अब वो किस तरह से है कि राधा और कृष्ण के बारे में, राधा और कृष्ण के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। जैसे भाव भंगिमाओं को देखें, कहने का तात्पर्य है काव्य रस से जुड़ी हुई, जैसे रस खान है, सूरदास है, या और अन्य जो कवि हैं, मीरा हैं, उन्होंने किसका वर्णन किया ज्यादातर, वो किसके अनन्य भक्त थे, राधा कृष्ण के। तो उससे रिलेटेड जो इन्होंने जो बताए हैं, उसमें ज्यादातर प्रभाव किसका है, राधा और कृष्ण की रास लीलाओं का वर्णन इन शैलियों में मिलता है। जैसे आपको भित्ति चित्र है, भित्ति मतलब दीवार, दीवारों के ऊपर चित्र बनाए गए हैं, उन चित्रों में सबसे ज्यादा किनके, कृष्ण और राधा के चित्र दर्शाए गए हैं, नायिका को दिखाया गया है। और इस तरह के चित्र ज्यादा बनाए गए, जैसे बादलों के चित्र बना दिए या पेड़ पौधों के बना दिए पर्यावरण से रिलेटेड, इस तरह के चित्र हैं वो आपको देखने में ज्यादा मिलते हैं। अब इसकी प्रमुख विशेषताएं देखें। प्रारंभिक बूंदी शैली के आकृति विन्यास मेवाड़ शैली के समरूप था, लेकिन 17वीं शताब्दी के उत्तर काल के चित्रों में आकृतियों साधारण लंबी एक हरी स्वतः स्फूर्त अंकित की गई। स्त्री आकृतियों के अनुम नेत्र, छोटी नासिका, गोल मुखाकृति, छोटी ग्रीवा, पीछे की ओर झुकी हुई चिबुक और अलंकरणों से आच्छादित तंग कंचुकी के आगे निकला वक्ष स्थल क्षीण कटियों में स्फूर्ति युक्त भाव भंगिमाओं से युक्त चित्रित किया गया है। झुकी पगड़ियां, लंबे चाकदार जामे, कमर तक पटका बांधे चुस्त पाजामे में मेवाड़ी शैली के समकक्ष नील वर्ण व गौरवर्णी पुरुष आकर्षण बन पड़ते हैं। प्राकृतिक सुषमा के सुरमई सतरंगी वैभव में समायोजित सफेद वास्तु यहाँ की मौलिकता है। गोल गुंबदकार व घुमावदार राजस्थानी छतरियां एवं मुगलिया मेहराब आदि का मिश्रित रूप, भवनों के आंतरिक भाग हरे लाल रंग के रेशमी पर्दे, केले के कुंज, झरोकों से झांकती नायिकाएं, भवनों के खुले चौक आदि चित्रों की रूप अंतरातल व्यवस्था में विविधता और संपन्नता प्रस्तुत करती है। पशु पक्षी चित्रण में शुक, मयूर, गिलहरी, बंदर, हाथी, शेर, घोड़े, सारस आदि का अंकन प्रचुरता से हुआ। लाल, पीले, हरे एवं सफेद रंग की वर्ण संगति बूंदी शैली के चित्रकारों को अधिक प्रिय रही है। हरे रंग का बाहुल्य बूंदी में देखने को मिलता है। रात्रिकालीन दृश्यों में नीले काले आकाश में श्यामवर्णी बादलों के मध्य स्वर्ण व लाल रंग का स्पर्श चंचला की कौंध को प्रदर्शित करता है। विषय वस्तु के रूप में बूंदी शैली में रागमाला तथा नायक नायिका भेद, 12 मासा, षड ऋतु वर्णन के रूप में श्रृंगार प्रधान विषयों का चित्रण राजस्थानी शैली की अन्य शैलियों की अपेक्षा अधिक हुआ है। रागमाला के चित्रों में छिन्न भिन्न छिन्न चित्र अधिक बने। इसके अतिरिक्त रात्रिकालीन शिकार दृश्य, उत्सव, सभी चित्र इस शैली में प्रमुख विषय रहे। बूंदी शैली के प्रमुख चित्रकारों में सुरजन, किशन, साधुराम, रामलाल, अहमद अली का नाम विशेष रूप से आता है। अब इस शैली की अगर विशेषताओं के बारे में हम देखें तो एक तो 12 मासा का तो है ही है, साथ में गिलहरी या बंदर, इस तरह के जानवरों को ज्यादा अंकित किया गया है। साथ में उन चित्र शैलियों के बारे में हमने अध्ययन किया, उससे रिलेटेड कुछ ऐसी जैसे पुरानी सेनोथैप्स दिखाई गई हैं। सेनोथैप मतलब छतरियां दिखाई गई हैं गुंबद वाली, जैसे ऊपर से गोल आकार के और ऊपर जाके गुंबद जैसे मंदिर या मस्जिदों के ऊपर लगने वाली वो चीजें हैं, उनको ज्यादा दर्शाया गया है। साथ ही इनकी बेजोड़ स्थापत्य कला के साथ साथ ऐसे चित्र हैं जो बूंदी की वहां की विशेषता को अवतरित करते हैं कि कौन राजा हुआ था, उनके पुत्र कौन थे, किस तरह से राग दरबारी होते थे, यानी सभी ये चित्र ज्यादा मात्रा में मिलते हैं। इसके बाद कोटा शैली।
कोटा शैली 1952 ईस्वी में प्रकाश में आई। कर्नल टी.जी. मेयर एंडरसन द्वारा अपने निजी चित्र संग्रह को विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन को भेंट किया, तो उनमें से कुछ चित्र बूंदी शैली से भिन्न पाए गए, जिसके आधार पर बूंदी शैली की उपशाखा के रूप में कोटा शैली अस्तित्व में आई। कहने का तात्पर्य यह है कि कोटा और बूंदी दोनों एक जगह सटे हुए हैं, एक जगह पे हैं, तो उनसे अलग प्रकार के थोड़े चित्र आए ना, उनको हमने कोटा चित्र शैलियों में अवतरित कर दिया। मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा महाराजा माधो सिंह को भेंट स्वरूप हाड़ौती का एक हिस्सा जागीर के रूप में प्रदान किया, जो कालांतर में कोटा के नाम से 1631 ईस्वी में स्वतंत्र रियासत के रूप में स्थापित हुआ। कोटा चित्र शैली का इतिहास भी कोटा की स्थापना के साथ ही प्रारंभ होता है, अर्थात 17वीं सदी के मध्य तक ही कोटा शैली अपनी शैलीगत मौलिकता ग्रहण कर पाई। कोटा के महाराजा राम सिंह और उनके पुत्र महाराव भीम सिंह और उसके पश्चात महाराव वल उम्मेद सिंह के समय में कोटा शैली अपने चरमोत्कर्ष पर रही। इसके शासनकाल में कृष्ण संबंधी विषयों के अतिरिक्त शिकार के दृश्य अत्यधिक बने। बूंदी राज्य की भांति कोटा भी वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र रहा। इस समय राधा कृष्ण की लीलाओं का अंकन और सचित्र ग्रंथों के निर्माण के अलावा भित्ति मिश्रण की समृद्ध परंपरा विकसित हुई। 19वीं सदी के प्रारंभ में पुष्टि मार्ग संप्रदाय से संबंधित सचित्र ग्रंथों में वल्लभ तत्विका 1861 ईस्वी तथा गीता पंचमेल का काव्यात्मक चित्रण कोटा शैली के कलात्मक साक्ष्य हैं। कोटा शैली के चित्रण की यह परंपरा रावल राम सिंह के समय तक अनवरत यूं ही चलती रही, किंतु 1857 के गदर उपरांत पाश्चात्य प्रभाव ने कोटा शैली को अपनी प्रभावशीलता में ले लिया। तदुपरांत कोटा शैली में मौलिकता का ह्रास होने लगा। ये क्या कह रहे हैं कि कोटा और बूंदी दोनों एक जगह के रियासतें थी। शाहजहां ने इस रियासत को एक अलग रूप प्रदान किया, तो कोटा नाम रहा इसका। ठीक है, वहां की चित्र शैलियों में बूंदी से एक विभिन्न प्रकार की अलग थी ना, तो इसको कोटा की शैलियों का नाम दिया गया। और साथ ही इसकी एक प्रमुख विशेषताओं में आप देखने को मिलती है कि वहां के जो राजा हैं और उनके पुत्र हैं, उनका वर्णन इन शैलियों में बार बार किया गया है। साथ में क्या बताया कि आखेट के चित्र ज्यादा दर्शाए गए हैं। आखेट किसे कहते हैं? शिकार को। शिकार करते हुए इन चित्रों में ज्यादा दर्शित किया गया है। कोई पेज पे इसने उस चित्र को दर्शाया भी है। अब इनकी प्रमुख विशेषताओं में कोटा शैली में बूंदी शैली की झलक होते हुए भी कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो उसको मौलिकता प्रदान करती हैं, जिसमें विशेषकर शिकार के दृश्य, आई नो बात, सघन वन संपदा, बहुत ज्यादा वन का इलाका, और पुरुषाकृतियों को बूंदी के विपरीत वल्लभ संप्रदाय के प्रभाव स्वरूप आकृतियों को अंग प्रत्यंग गोस्वामियों और पुजारियों की भांति पुष्ट एवं भारी भरकम देहादृष्टि, दीप्तिमान चेहरे, मोटे उभरे नेत्र, उठा हुआ ललाट कोटा शैली में विशेषतः मिलते हैं। कोटा शैली में शिकार के दृश्यों की अधिकता दृश्य हुए है। पृष्ठभूमि में सघन वन के विचरण करते शेर, चीते, हाथी, हिरण और सुअर का अंकन प्रमुखता से हुआ है। सघन वनों में झांकते शिकार के ब्रुज वास्तु अंकन के अल्पता की महत्ता की ओर बढ़ा देते हैं। रंग संगति में कोटा शैली के चित्रों में हरा, लाल एवं सुनहरी रंगों का प्रयोग अधिक हुआ है। हरे रंग की पृष्ठभूमि में गुलाबी भूरे रंग का समन्वय कोटा शैली की नितांत नवीन संविदा को अभिव्यक्त करता है। कोटा शैली में सचित्र ग्रंथों के अतिरिक्त भित्ति चित्रण परंपरा भी उन्नत रही, जिसमें झाला की हवेली, देवता जी की हवेली और कोटा के राव प्रसाद इत्यादि प्रमुख हैं। कहने का तात्पर्य है कि कोटा की चित्र शैली में सबसे बड़ी बात यह थी कि आखेट के चित्र ज्यादा दर्शाए गए हैं शिकार करते हुए, और
उन जानवरों का वर्णन जो कोई शिकार उनके पीछे दौड़ता हुआ शिकार करने की कोशिश में हो, इस तरह के चित्र ज्यादा दर्शित किए गए हैं। फिर है ढूंढाड़ शैली। जयपुर, जोधपुर, इस तरह जोधपुर की चित्र शैलियों में पढ़ा, तो उसके बाद जयपुर की जो रियासत थी और जयपुर के इधर अंडररूटिंग का एरिया था, तो उसको क्या कहते थे? ढूंढाड़ का इलाका कहते थे, इसलिए इसका नाम ढूंढाड़ शैली पड़ा। जयपुर देश विदेश में अपने नगर विन्यास, वास्तु सौंदर्य और चित्रकला के लिए विश्व प्रसिद्ध है। महाराजा सवाई जय सिंह द्वारा स्थापित जयपुर राजस्थान के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कच्छावा वंश की रियासत आमेर उत्तर काल में जयपुर स्थानांतरित हुई। 16वीं सदी में मुगलों की अधीनता स्वीकारने और अकबर के साथ वैवाहिक संबंधों के फलस्वरूप जयपुर के साथ मुगलों के संबंध में मैत्रीपूर्ण बने रहे। महाराजा मान सिंह के मुगल साम्राज्य से अंतरंग संबंधों के कारण जयपुर रियासत का कलात्मक विकास और आधिकारिक हुआ। 1600 कितना लिखा हूं, 1614 ईस्वी तक आमेर के पास प्राप्त भित्ति चित्रण इस शैली के प्राचीनतम उदाहरण है। इसके अतिरिक्त बेराट के बाग, मौजमाबाद की छतरियां, भारमल की छतरी और अकबरकालीन रजनामा नामक सचित्र ग्रंथ जयपुर शैली की समृद्ध चित्रण परंपरा को रेखांकित करते हैं, जो इस चित्र में आगे दर्शाए गए हैं। जयपुर शैली के विकास क्रम का दूसरा चरण मिर्जा राजा जय सिंह से प्रारंभ होता है, जिसके दरबार में बिहारी जैसे रीतिकालीन कवि राजा के दरबारी रत्न थे। 1727 ईस्वी में राजा सवाई जय सिंह द्वारा जयपुर की स्थापना में कलाओं के उत्थान में भी विशेष योगदान दिया। इस समय की चित्रकला में लोक कला के स्थान पर मुगलिया प्रभाव युक्त कोमल व बारीक रेखांकन, हल्की फीकी रंग संगति से युक्त संस्कृत एवं हिंदी ग्रंथों का बहुलता से चित्रण हुआ। सवाई जय सिंह के पश्चात महाराजा ईश्वर सिंह के समय की चित्रकला के विकास में साभिराम और लाल चित्रा नामक चित्रकारों का विशेष योगदान रहा। इनके समय में व्यक्ति चित्रण और पशुओं की लड़ाई के अनेक चित्र बने। उत्तरकाल के राजाओं में पृथ्वी सिंह, प्रताप सिंह और जगत सिंह के शासनकाल तथा जयपुर कला, धर्म और संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा। इस समय में चित्रों में रीतिकालीन साहित्य, धर्म विषयों का अधिकाधिक प्रभाव रहा। उपलब्ध चित्र साक्ष्यों में राधा कृष्ण के लीला चित्र, भागवत पुराण, दुर्गा सप्तशती, रागमाला, बारहमासा, विशेषकर सभी चित्रण के आदमकद चित्र प्रमुखता से बने। श्रृंगारिक पदों का अलंकारिक चित्रण जयपुर शैली में विशेष रूप से दिखाई देता है। महाराजा राम सिंह के समय बढ़ते अंग्रेजी प्रभाव और फोटोग्राफी के आविष्कार के फलस्वरूप जयपुर शैली की चमक फीकी पड़ने लगी और 19वीं सदी के उत्तरार्ध में जयपुर शैली ने अपनी रसमयी मौलिकता से विमुख होकर कंपनी शैली के यथार्थवादी अंकन का हाथ थाम लिया। जयपुर शैली के अन्य कला केंद्रों में उनियारा, टोंक, अलवर और शेखावाटी क्षेत्रों में भी कला का विशेष उन्नयन हुआ। अब देखो, अध्ययन कर रहे थे जयपुर की कला शैली के बारे में। आपको जैसा कि पता है कि जयपुर शहर है वो राजा सवाई जय सिंह ने बसाया था। उनका मुगलों से आंतरिक संबंध था, कहने का मतलब रिश्तेदारी थी, तो इसका प्रभाव, मुगलिया शैली का प्रभाव इसके ऊपर भी पड़ा। उन्होंने छत्रियां और कुछ ऐसी स्थापत्य कला की जो बेजोड़ नमूने आपको देखने को मिलते हैं जयपुर में, उनमें कई ऐसी जगह थी, परकोटे हैं, कुछ छतरियां हैं, पुरानी हवेलियां हैं, जैसे हवा महल का निर्माण करवाया था। इस तरह की चीज है वो अपने आप में चित्र शैलियों के लिए, स्थापत्य कला के लिए वास्तव में सुंदर और आविष्कारिक है। साथ ही फिर धीरे धीरे शेखावाटी के एरियाज में इन चित्रकलाओं का प्रभाव काफी देखने को मिला। अब शेखावाटी के चित्र कौन से? सीकर, आपका झुंझुनू, चूरू, इस तरफ के इलाकों के ऊपर भी इनका काफी प्रभाव पड़ा।
ठीक है ना। अब इसकी विशेषताओं के बारे में आगे की कक्षा में हम अध्ययन करेंगे। थैंक यू।